त्यागी पूना से बात कर रहा हूँ, एमडी न्यूट्रिशन। और मैंने 12.5 साल गवर्नमेंट जॉब किया। कुछ समय मैंने बालाजी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस की और अभी तो हम लोग ये बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। और आज मैं आपके सामने बातें करने वाला हूँ कुछ वेलनेस के बारे में। वाई सप्लीमेंट्स, राइट, बहुत बड़ा टॉपिक है। अनूप सर ने कितना शानदार विजन हमें दिखाया, इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है। लेकिन हमें और आप सबको टर्नओवर तो क्रिएट करना पड़ेगा। जितना बड़ा हम टर्नओवर क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा बड़ा चेक हमारे घर में आएगा, ये कंफर्म है, राइट। हम सभी समझदार हैं, इतना तो समझ में आता है कि टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है, सिर्फ टिके रहने से पैसा नहीं आता है। और चूंकि एक वेलनेस ड्रिवन इंडस्ट्री है तो वेलनेस के अंदर मैक्सिमम टर्नओवर क्रिएट होता है हर एक टीम के अंदर, आप ये भी देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं कि वेलनेस क्या है और वाई सप्लीमेंट्स, ये मेरा टॉपिक है। और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो मुझे बताइएगा चरण जी की मेरी स्क्रीन आपके सामने आ जाए तो। यस सर, आ गई सर? तो दिख रही है। यस यस यस, दिख रही है। सो द वेलनेस रिवोल्यूशन, राइट, ये डिक्लेयर हो चुका है। पॉल जेन पिल्जर ने डिक्लेयर किया है कि आने वाली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो है वो वेलनेस की होने वाली है। इससे पहले भी 2 इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी हैं। सबसे पहली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री थी, वो थी ऑटोमोबाइल की। और जिसने भी उसमें काम किया किसी भी रूप में, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ इन्वेस्टर, सभी ने पैसे बनाए। सेकेंड $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनी आईटी इंडस्ट्री। जिसने भी काम किया किसी भी रूप में, राइट, चाहे एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ इन्वेस्टर, एंड इवन द एम्प्लॉइज आर मेकिंग ग्रेट मनी। और तीसरा जो रिवोल्यूशन होने वाला है वो है वेलनेस इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन है। और वेलनेस रिवोल्यूशन में क्या काउंट होगा? पहली बात तो समझ लीजिए कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल, इनके टर्नओवर को हम वेलनेस में काउंट नहीं करते। ये काउंट होता है आपका सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो वेलनेस में मोटे मोटे तौर पे ये 3 इंडस्ट्री कवर की जाती हैं: मिनरल वाटर, हेल्थ क्लब एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, राइट। और मैं आपको बता दूं कि $1 ट्रिलियन टर्नओवर जब क्रिएट होगा तो मिनरल वाटर एंड हेल्थ क्लब, इनका जो पार्टिसिपेशन होगा वो जस्ट 12% होगा। और अकेले न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का जो टर्नओवर होगा या पार्टिसिपेशन होगा वो 88% होगा। वेलनेस मतलब हर वो खर्चा जो आप खुद को स्वस्थ रखने के लिए करते हो। बीमार नहीं हो, बीमार ना हो इसलिए खर्चा करते हो, तो वो है वेलनेस। अब मिनरल वाटर शुरू जब हुआ तो सबसे पहले बिस्लरी नाम की बोतल आई और सभी को लग रहा था कि ये कैसे चलेगा। मेरे पिताजी भी उस समय थे, उन्होंने तो कहा था कि ये देश में पानी पिलाना पुण्य का काम है और लोग घर के बाहर मटके रखवाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, पानी बेचने का प्लान कर रहे हैं, कौन खरीदेगा, फ्लॉप हो जाएंगे ये लोग। और आज देखिए मिनरल वाटर कितना बड़ा एक सेक्टर बन गया है, राइट। तो क्या होता है, किस सोच ने इसको बनाया? मान के चलिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, 3 जगह पीने का पानी दिखाई देगा। ट्रेन में भी नल लगा हुआ है और एक प्लेटफॉर्म पे नल लगा हुआ है और फाइनली एक मिनरल वाटर की बोतल भी दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप चाहेंगे कि मैं वो बोतल वाला पानी ले लूं। क्यों? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? सिंपल, सब जानते हैं, मैं बस खाली रिफ्रेश कर रहा हूं आपको कि अगर मैंने ट्रेन के नल का या प्लेटफॉर्म के नल का पानी पिया, हो सकता है वो पानी कंटामिनेटेड हो, कुछ उसमें वो दूषित पानी हो, और जहां मैं जाऊंगा वहां जाने के बाद मैं बीमार पड़ सकता हूं, मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, 200-400 रुपए डॉक्टर की फीस जाएगी, 200-400 की दवाई आएगी, 3-4 दिन का काम बिगड़ेगा। इस सारी नॉनसेंस को खत्म करने का सिंपल सा उपाय है, 20 रुपए खर्च कर लो। और ये बातें ना, आज मैं बताऊं, सोसाइटी के आखिरी इंसान को भी समझ में आ गई। मैंने तो यहां तक देखा कि ट्रेन में सीट कंफर्म नहीं है, जनरल डब्बे में बाथरूम के पास अपना सामान रख के इंसान बैठा है, लेकिन बगल में एक पानी की बोतल दबाए बैठा है। उसको भी मालूम है कि मुझे कौन सा पानी पीना है। और इसी सोच ने आज इस इंडस्ट्री को बड़ा किया। तो पानी पे खर्चा क्यों करते हैं हम लोग? बीमार हैं ठीक होने के लिए नहीं, बीमार ना हो इसलिए। हेल्थ क्लब क्यों जाते लोग बाग? राइट, सिर्फ इसलिए, बीमार हैं ठीक होने नहीं जाते, ठीक हैं और हमेशा ठीक रहे इसलिए जाते हैं। अब ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इन सब के ऊपर एकदम बादशाह की तरह राज करेगा। कैसे? मैं इसको आपके सामने शेयर करने वाला हूं, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की थ्योरी भी वही है जो इन 2 की थ्योरी है।
और वो दो हमें अच्छे समझ में आती हैं, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कवर करना उचित समझा। तो मैं इसको आज नाम देता हूं वेलोपैथी। स्वस्थ रहने की जो कला है उसको हम बोलते हैं वेलोपैथी। लेफ्ट में लोगो देखिए, वेलोपैथी, द साइंस ऑफ वेलनेस, वो साइंस जो आपको वेल रखे, आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, बीमार ना होने दो, राइट। सो वेलोपैथी प्रेजेंट्स द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग, द वेलनेस मंत्रा। सो वेलोपैथी आपके सामने प्रेजेंट करती है वेलनेस मंत्रा, EARN। सभी ने सुना होगा, फास्ट जाऊंगा। तो E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, A स्टैंड फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट, N फॉर न्यूट्रिशन। ये चारों काम कोई भी व्यक्ति डेली बेसिस पे करे तो वो स्वस्थ रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, EAR, इन तीनों का जो कलेक्टिव रोल है वो 30% है, और अकेले न्यूट्रिशन का रोल जो है वो 70% है। यानी, और ये इट वर्क्स ईदर साइड। अगर आपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखा तो ये आपको स्वस्थ रखने में 70% भूमिका निभाएगा, और अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये बीमार करने में 70% भूमिका निभाएगा, राइट। तो यानी कि ये दोनों तरफ काम करता है। और एक तरह से ये मान लो बस न्यूट्रिशन आपकी बॉडी का फ्यूल है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं, राइट। तो ये आपके सामने मैं यहां पे लाया हूं, एक ह्यूमन बॉडी है जो लेफ्ट में व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों की जरूरत है या खाने की जरूरत है? तो डेफिनेटली आपने आंसर कर दिया होगा, खाने की जरूरत है। इन आइडियल कंडीशंस बॉडी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, बट इन एनी कंडीशन बॉडी रिक्वायर्स फूड। तो फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और जो भी खाना आप खाते हैं अंदर जाने के बाद वो प्रोसेस होता है, और 90% तक खाना वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है, एंड बॉडी रिटेन्स ओनली 10%, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब मुझे जितने भी लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक सिंपल सा सवाल है, आपने कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो जितना भी खाना खाता है सब अंदर रख लेता हो? नॉट पॉसिबल। कुछ भी खाया हो, कितना ही मनपसंद खाना खाया हो, 90% तक तो वेस्ट बन के बाहर निकलेगा, एंड बॉडी विल रिटेन ओनली 10%। अब उस 10% में क्या चीजें हैं? ये 6 चीजें आपको लिखित दिखाई दे रही हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। ये 6 चीजें ही केवल आपका शरीर तलाशता है आपके खाने में। आपने क्या अंदर भेजा वो आपकी चॉइस है। शरीर को तो बस ये 6 चीजों की तलाश रहती है, और आपके खाने में ये 6 चीजें मिलते ही उन्हें वो वहां से रिट्रीव कर लेता है और अपने यूज में लेता है। और ये 6 चीजें अति आवश्यक हैं हमारे डेली के कार्यकलापों के लिए। कौन से कार्यकलाप? बॉडी के कार्यकलाप, जो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बॉडी के अंदर हो रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज के लिए ये 6 चीजें ही चाहिए। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, करंट कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ 6 चीजें चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने खाना खाया, बॉडी ने उसे प्रोसेस किया, उसमें से ये 6 चीजें निकाल के, जिसे हम एक वर्ड में कहेंगे न्यूट्रिशन, बॉडी ने अंदर रख लिया। अब बॉडी इनका क्या करेगी? इन्हें बॉडी यूज करेगी या इन्हें स्टोर करती जाएगी? क्या लगता है? तो मैं आपको बता दूं, स्टोर नहीं करती, बॉडी इन्हें डेली बेसिस पे यूज करती है। कौन यूज करता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इनको यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आंखों को विटामिन ए चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए। इसी तरह आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन की एक खास रिक्वायरमेंट होती है, बट जनरली हमें ये 3 ही पता होता है, आंखों को विटामिन ए, हड्डियों को कैल्शियम, ब्लड को आयरन। जयराम जी की आगे हमें पता नहीं होता है। चलिए आज ये सीक्रेट मैं आपके सामने रिवील कर देता हूं यहां पे, कि आपके किस ऑर्गन को परफेक्टली काम करने के लिए कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। सो यहां पर लेफ्ट में ऑर्गन है, पिंक कलर से लिखे हैं, हेयर, ब्रेन, आईज, टीथ एंड बोन्स, थायराइड, लंग्स, हार्ट, आर्टरीज, लीवर, स्टमक, किडनी, पैनक्रियाज, ब्लड, स्किन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन्स आपकी बॉडी के। और जो ब्लू कलर में लिखा है ये उनका हेल्पफुल न्यूट्रिशन है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, राइट। तो ये पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं मुख्य बात, कि ऐसा मान लीजिए इसको समझने के लिए कि आपका शरीर एक कंपनी है, और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके एम्प्लॉइज हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो उनकी सैलरी है। तो अब जस्ट इमेजिन करो,
एक कंपनी ऐसी है जहां पर एम्प्लॉइज को टाइम पर और पूरी मात्रा में सैलरी मिलती है, वहां क्या सीन क्रिएट होगा। और एक कंपनी ऐसी है जहां पर समय पर और पूरी मात्रा में सैलरी नहीं मिलती है, वहां पे क्या सीन क्रिएट होगा। अब जैसा सीन वहां पे क्रिएट होगा वैसे ही सीन एग्जैक्टली आपकी बॉडी में क्रिएट होंगे। जिस कंपनी में समय पर और पूरी मात्रा में सैलरी मिलेगी वहां पर एम्प्लॉइज का मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, उनमें काम करने का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी परफॉर्मिंग द बेस्ट। और जहां पर ये चीज नहीं होगी वहां के एम्प्लॉय दुखी, परेशान, काम करने में इंटरेस्ट कम, हो सकता है स्ट्राइक भी कर दें। तो इसी तरह की स्थितियां बॉडी में पैदा होती हैं जब आप समय पर और पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन अपने शरीर को नहीं देते हो। स्ट्राइक मीन्स ऑर्गेन डिसऑर्डर, जैसे वहां पे एम्प्लॉय डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब जिस ऑर्गेन को जो न्यूट्रिशन चाहिए अगर वो आपने प्रोवाइड नहीं किया तो वो आपकी बॉडी का ऑर्गेन कुछ समय के बाद गारंटेडली डिसऑर्डर हो जाएगा। फिर आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं हॉस्पिटल में, दवाइयों पे, इन्वेस्टिगेशंस में, राइट। तो मैं एक बात आपको बोलता हूं, ये सारा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप एक थंब रूल याद कर लीजिए। क्या है वो थंब रूल? थंब रूल सिंपल है कि अगर आपको कभी लगे कि मेरे शरीर का कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। अब आपको सही मायने में दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको अपना न्यूट्रिशन पूरा करने की आवश्यकता है। जैसे ही आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा आपकी बॉडी के ऑर्गन्स वापस उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगे जैसे वो पहले से काम कर रहे थे। तो सभी ऑर्गन को एक्सप्लेन करने के लिए तो मुझे काफी समय चाहिए, तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, समय की शॉर्टेज है। मैं सिर्फ एक ऑर्गन को यहाँ पे कवर करूंगा कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी में किस तरह की प्रॉब्लम्स बॉडी में पैदा हो जाती है। सो सबसे पहले आर्टरी ब्लॉकेज, ये आप सब जानते होंगे। आर्टरी ब्लॉक होना ये न्यूट्रिशन की कमी से ही होता है। इसको समझिए, होने से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा और फाइनली अटैक वगैरह आ सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है। तो इसको समझिए आप। आर्टरी ब्लॉक सब जानते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टडी दिखा रहा हूं। लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है ब्लॉकर्स और राइट में मैंने लिखा है क्लीनर्स। अब आप कहीं भी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ पे जाएंगे, वेटिंग रूम में बैठे हों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दीवारों पे चिपकी होती है और सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकर्स के बारे में होती है। ब्लॉक कौन करता है? क्लीनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यूजुअली नहीं होती है। तो समझ के लीजिए, सबसे पहला ब्लॉकर है होमोसिस्टीन, जो कब बनता है, एक तरह का हार्मोन है जिसको ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, हंसता नहीं इंसान, गुस्सा करता है और कंसंट्रेट करता है किसी भी काम पर ज्यादा। हालांकि ये अच्छा पॉइंट है बट इससे नुकसान भी होता है। तो हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन नाम के हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। अब यहां क्या करना है, जैसे कंप्यूटर में हम एंटीवायरस यूज करते हैं, इसी तरह आप अपनी बॉडी में एंटी होमोसिस्टीन का मैनेजमेंट कर सकते हो। क्या है एंटी होमोसिस्टीन? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9 प्लस फिजिकल एक्सरसाइज। ये चारों चीजें, 3 विटामिन है और एक एक्टिविटी है, अगर ये चारों चीजें आप मैनेज कर लेते हो तो होमोसिस्टीन बने या ना बने उससे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं होने देगा एंड दैट इज योर मेन कंसर्न। सेकेंड ब्लॉकर है ऑक्सीडेशन। कब होता है? जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, लिकर कंजप्शन करता है, पोल्यूशन में बहुत ज्यादा टच में आता है और या पैसिव स्मोकिंग करता है, तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स एंटर कर जाते हैं जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स पर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और ये भी ब्लॉकेज का एक मुख्य कारण आज की तारीख में बना हुआ है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर में मैनेज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन C एंड विटामिन E आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो ये मैनेज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बीच में रुक जाएगी। एक बात ध्यान रखिए, आर्टरीज का ब्लॉक होना एक प्रक्रिया है और अगर आप इसे बीच में बाधित कर देते हैं तो ये बाधित हो जाती है, रुक जाती है। तो आर्टरीज ब्लॉकेज की प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, एक साल में नहीं होती, सालों साल लगते हैं और इसे अगर आप बीच में इंटरप्ट कर दें तो ये इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। तीसरा और लास्ट ब्लॉकर है कोलेस्ट्रॉल। ज्यादा तेल खाने से, ज्यादा नॉनवेज खाने से और लीवर के डिसऑर्डर होने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक आर्टरी ब्लॉकेज का मुख्य कारण है। यहां पर आप एंटी कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके अपने आर्टरीज को क्लीन रख सकते हैं। क्या है एंटी कोलेस्ट्रॉल? प्रोटीन एंड ओमेगा 3। अब आप ध्यान से देखिए, क्लीनर्स में कोई मेडिसिन का नाम नहीं लिखा हुआ है, सारे विटामिन हैं, न्यूट्रिशन है।
तो ब्लोकर्स में और क्लीनर्स में एक लड़ाई होती रोजाना। जिसको आपने स्ट्रोंग किया है वो जीतने वाला है, जिसको आपने कमजोर किया है वो हारने वाला है। और जाने अनजाने में हम सब ब्लोकर्स को ही स्ट्रोंग करके रखते हैं। सभी लोग गुस्सा करते हैं, टेंशन लेते हैं, हंसते नहीं है ना। सभी लोग कभी ना कभी, चलो लिख कर नहीं लेते, स्मोकिंग नहीं करते, बट पैसिव इनकम, पैसिव स्मोकिंग और पोल्यूशन तो हम बच नहीं सकते। एंड कोलेस्ट्रॉल कभी ना कभी जाने अनजाने में क्या तेल ज्यादा हो ही जाता है। किसको बताओ छोले भटूरे पसंद नहीं है, किसको समोसे पसंद नहीं है। तो ये चीजें बॉडी में जाती हैं, तो हम जाने अनजाने में ब्लोकर को ही स्ट्रोंग करते रहते हैं। और क्लीनर्स के बारे में या तो आइडिया ही नहीं है, और या आइडिया भी है तो पता नहीं कि पूरा कैसे करना है। अब मैं इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से जोड़ के और क्लैरिफाई करता हूं। ब्लोकर्स को मान लीजिए सर्दी, और क्लीनर्स को मान लीजिए गर्म कपड़े, राइट। अब नॉर्थ इंडिया में खबरें आती हर साल कि सर्दी से जम्मू में 2 लोग मर गए, सर्दी से वाराणसी में 1 आदमी मर गया। ऐसे खबरें आती रहती है अलग अलग शहरों से। अब सोच के बताएं कि वो सर्दी से मरे या गर्म कपड़ों की कमी से मरे। और डेफिनेटली आपका आंसर होगा गर्म कपड़ों की कमी से। मैं भी यही मानता हूं, क्योंकि देखिए नॉर्थ में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सर्दी एक समान थी। फिर वही 2-4 दुर्भाग्यशाली लोग क्यों मरे? क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अगर गर्म कपड़े होते तो वो 100% सेफ होते। और यहां नहीं, आप ऊपर जाओ, हिमालय पर्वत पे चले जाओ जहां बर्फ पड़ी रहती है, वहां भी सेफ रहते। इवन आप अगर रसिया में चले जाओ जहां हमेशा बर्फ रहती है, वहां भी सेफ रहोगे अगर आपके पास क्या है, गर्म कपड़े हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्दी कितनी है, फर्क इससे पड़ता है आपके पास गर्म कपड़े कितने हैं। मैं नॉर्थ इंडिया में 18-19 साल रहा, चरणजीत जी, 18-19 सर्दियां आई और मैं एक बार भी नहीं मरा। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़े थे। राइट। सो कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्लोकर्स कितने हैं, फर्क इससे पड़ेगा क्लीनर्स का क्या इंतजाम किया है। फिर से बोलता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्लोकर्स कितने हैं, फर्क इससे पड़ेगा क्लीनर्स का क्या इंतजाम किया है। और क्लीनर्स और कुछ नहीं बल्कि न्यूट्रिशन है, कोई दवाई यहां पे नहीं है। इसी तरह हर ऑर्गन का फंक्शन है। जिस भी ऑर्गन के मैकेनिज्म को अगर आप समझोगे अच्छे से, तो आप पाएंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन ही सबसे बड़ी तकलीफ खड़ी करती है। बाल झड़ने से लेके हार्ट अटैक तक, जितने भी छोटी से छोटी समस्या से लेके बड़ी से बड़ी समस्या में न्यूट्रिशन का ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब न्यूट्रिशन मिलता कहां से है? ऑफ कोर्स खाने से मिलता है। और खाने में भी सबसे बढ़िया कौन सा? वेजिटेरियन फूड, सब्जियां फल सबसे बेस्ट होते हैं, भरपूर न्यूट्रिशन के सोर्स होते हैं। अब बात ही आती है कि भरपूर खाना खाने के बाद भी क्या हमें पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल जाता है? आंसर है नहीं मिल जाता है। अगर मिल जाता तो आज इतनी सारी बीमारियां ऑर्गन डिसऑर्डर वाली नहीं होती। तो क्यों नहीं मिल पाता है? ये 5 कारण हैं, इनको ध्यान से समझना बस। अगर ये 5 कारण आप समझ गए तो आपको फिर दोबारा मन में सवाल नहीं आएगा, मैं सप्लीमेंट क्यों खाऊं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। ये बहुत सवाल होता है, मैं तो हेल्दी हूं, मुझे कुछ हुआ नहीं है ना। तो ये हेल्दी हो, हेल्दी रहो इसलिए तो चाहिए। चलिए, तो 5 कारण कौन से हैं? केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग, टाइम गैप, खेत से और खाने तक, खेत में कब कटा और कब आपने खाया। हाँ जी सर। तीसरा, खाना बनाने का तरीका। चौथा, स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज। पांचवा, खाने को बार बार या अधिक गर्म करना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे पांचों के पांचों कारण मिलके हमारे खाने में से विटामिन को नष्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पहले 2, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला, केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग। अगर इसको खेती के दौरान इस्तेमाल किया गया तो 50% तक विटामिन खेत में ही नष्ट हो जाते हैं। तो एकदम ताजी सब्जी भी मिली अगर आपको, पर यूरिया से उगाई गई थी, केमिकल इस्तेमाल किए गए थे, तो वो आपको 50% ही न्यूट्रिशन दे पाएगी। और दूसरा, टाइम गैप। खेत में से कटने कितने घंटे बाद आप खाते हो? अगर विद इन 24 आवर्स खा लेते हो तो 100% विटामिन मिल जाएगा। 48 घंटे के बाद खाते हो तो 80% मिल पाएगा, 20% नष्ट हो जाएगा। 40, फिर अगर 72 घंटे के बाद खाते हो तो 40% मिल पाएगा। और अगर 96 घंटे के बाद खाते हो तो 20%, और इसी तरह वो कम होता चला जाएगा। राइट। तो डिपेंड करता है 2 बातों पे, आपकी सब्जी फल यूरिया और केमिकल वाली है या बिना यूरिया बिना केमिकल वाली है। यहां पर 50% का फर्क पड़ेगा। दूसरा, आपने खेत में से कटने के कितने घंटे के बाद खाई, उस पर फर्क पड़ेगा।
तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि कोई भी किसान हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो बिना यूरिया बिना केमिकल के सब्जियां फल उगा रहा है। 100% वो यूरिया और केमिकल के प्रयोग से ही उगाई जाती है। अब आती है टाइम गैप की बात। तो यानी खेत में जो सब्जियां खड़ी उसमें 50% ही है। अब जब वो कटने के बाद चलेगी और हमारे तक पहुंचेगी तो उसका एक यात्रा पूरी करनी पड़ती है। कभी भी किसान से सब्जियां कट के सीधे आपके घर में नहीं आती, पहले वो मंडी जाएंगी, फिर मंडी से आपके थाली में नहीं आती, फिर वो दुकानों पे जाती आसपास की, फिर वो दुकानों से आपके घर में तो आती है पर थाली में नहीं आती, वो आपके फ्रिज में चली जाती है और फिर फ्रिज में 1-2 दिन आराम करने के बाद आप उसको निकालते हो, राइट। और जब आप फ्रिज खोलते हो तो सब्जी आपको देखती है, आप सब्जी को देखते हो तो सही मायने में मूक भाषा में सब्जी पता क्या कह रही होती है? हाथ जोड़ के बोलती है, बहन जी अभी चाहे खा लो चाहे छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ नहीं है। और बहन जी एकदम अकड़ के बोलती है, छोड़ कैसे दे, कल मुई पैसे लगे, खाएंगे जरूर चाहे मिले कुछ ना, थोड़ी बहुत ही खराब भी है तो काट के निकाल देंगे। और इस तरीके से ही मैक्सिमम परिवारों में होता है। तो देखिए दोनों अप्लाई हो गए, पहले और दूसरा कारण। क्या क्या? यूरिया इस्तेमाल हुआ, 50% तो वहीं पे नष्ट हो गया, और दूसरा टाइम गैप ने काम खत्म कर दिया। तो इस तरह से खाना खाने पे हमें मुश्किल से 10% से 20% ही विटामिन मिल पाता है, और यही सबसे बड़ी वजह बनता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी का, राइट। तो देखो, और बाकी 3 मैंने एक्सप्लेन नहीं किए टाइम शॉर्टेज के कारण। तो ये समझ लो पांचों के पांचों कारण आज हम सबके खाने में अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। खाना बार बार गर्म भी होता है, खाना ज्यादा गर्म भी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक थाली रखी है, जैन थाली। अब इसके सामने क्या लिखा है? इसमें से न्यूट्रिशन मिलेगा 10 से 20% और कमी बन जाएगी 80 से 90%। सोच के देखिए, कितनी भी समझदारी से खाना खा लीजिए, अगर आप डेली भी सब्जी लाओगे तो भी वो मैक्सिमम 10% का ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो यूरिया केमिकल वाली है, ऊपर से वो मंडी वगैरह घूम के आई है। तो डेली लाने पर भी ये समस्या सोल्व नहीं हो पाएगी। तो हर रोज के खाने में 80 से 90% जो कमी बनती है, यही चलकर आगे ऑर्गन डिसऑर्डर की वजह बनती है, राइट। अब यहां पर मेडिकल साइंस कहती है यदि हम रोजाना ये कमी ना होने दें तो हम सभी ऑर्गन डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो क्या कमी कैसे ना होने दें? तो अब मुझे आप बताइए, क्या इस कमी को होने दिया जाए या ना होने दिया जाए? डेफिनेटली समझदारी इसी में कि इस कमी को ना होने दिया जाए। तो क्या करेंगे? एक तरीका तो ये, खेतों में शिफ्ट हो जाओ और किसान के पास रहो और अंकल को बोलो यूरिया इस्तेमाल मत करो और मुझे रोजाना ताजी ताजी काट के दे दो। और ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा, तो सेकंड सॉल्यूशन है फूड सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए हम इस गैप को भर सकते हैं जो खाने में हमारी कमी के कारण बनता है। फूड सप्लीमेंट्स क्या है? सब्जियों, फलों व वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं, 100% नेचुरल है, साइंटिफिकली रिकमेंडेड व मेडिकली अप्रूव्ड हैं, और डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पर पूरा करते हैं और हमें ऑर्गन डिसऑर्डर से बचाते हैं, राइट। तो जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए ये फूड सप्लीमेंट हमें अपनाने चाहिए। अगर आज आप पहली बार न्यूट्रिशन थ्योरी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो शुरुआत कीजिए फुट पैड से, 5 रात लगाएं और हर 4 महीने के बाद रिपीट करें। नोनी व गैनोडर्मा, एक एक कैप्सूल दोनों का सुबह खाली पेट 30 दिन तक लीजिए और फिर हर 4 महीने के बाद रिपीट कीजिए। और ये जो 3 सप्लीमेंट जो फोटो के साथ हैं, इन 3 को तो बिल्कुल भोजन की तरह अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल, ये तीनों आपकी बॉडी की सारी डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पर पूरा करते हैं, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी में सारी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और 100% स्वस्थ रह सकते हैं। एक बस लास्ट चलते